और जी की हाल चाल सब ठीक ना। चलिए स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश आज की जो हमारी चर्चा होगी वो होगी एक जजमेंट पे। और ये रीट पिटीशन नंबर है 6118/2020 फर्स्ट का। और ये टेक्नो स्टील इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का ये केस है। ये जजमेंट जो दिया गया है, ये जजमेंट आपको दिया गया है कि अगर आपका ईवे बिल में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, एरर आ जाए, मैनुअल एरर, तो उस एरर के लिए आपके ऊपर बड़ी पेनल्टी नहीं किया जाए, इसी चीज का डिस्कशन किया गया है। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे 30 मार्च 2022 का जो ऑर्डर आया है, और वो पिटीशन नंबर है 6118/2020 फर्स्ट की, जिसमें पिटिशनर जो है वो टेक्नो स्टील इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है, और जो आपको रेस्पोंडेंट्स है वो है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। अब इस मध्य प्रदेश का जो केस है, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट है, इसका जो ऑर्डर है, इसको अगर हम देखें तो एक बार पहले केस को समझेंगे। तो मैं हूं राम प्रकाश गौतम और आप हमारे साथ पूरी वीडियो देखिए। खास करके वो लोग जरूर देखिए जिनका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है या जो मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स का कंसल्टेंसी करते हैं, वो लोग जरूर देखिए इस वीडियो को। उसके साथ ही स्टूडेंट्स भी देख लीजिए, काम का चीज है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने पहले फैक्ट बताया कि जो पेटिशनर है वो स्टील और एचटी वायर्स के बनाने में इंगेज है, उसका काम है ये बनाने का। और ये एक मेसर्स रीवा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जबलपुर की कंपनी है, उसको सप्लाई करने के लिए तैयार होता है कि जी रीवा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को ये अपना गुड्स रीवा के फैक्ट्री पे जाकर के देंगे। ठीक है। और ये ट्रांसपोर्टेशन जो यूज करते हैं वो आर्यन ट्रांसपोर्ट कंपनी नागपुर का होता है, और जिस गाड़ी को यूज करते हैं उस गाड़ी का नंबर है MH40BG6847। अब इसमें देखिए केस क्या हो रही है उसको समझिए। अ टैक्स इनवॉइस वाज जनरेटेड which reflected the destination as well as the registration number of the vehicle which has been brought on record as Annexure P by 3. Thereafter, the petitioner generated e-way bill which is required to be carried along with the consignment. इतनी बात तो सब लोग जानते हैं कि टैक्स इनवॉइस जनरेट होता है, उसमें आपको जो गाड़ी जिस गाड़ी से जाएगी उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दिया जाता है। ये सारी चीजों का एक एनेक्चर बना के पिटिशनर ने जस्टिस के सामने, कोर्ट के सामने पेश किया। अब जब ये बिल बना लिया जाता है तो निश्चित ही है कि कंसाइनमेंट के साथ ई वे बिल बनने का और रास्ते में ई वे बिल जाने का भी प्रावधान है अपने पास। लेकिन यहाँ क्या होता है कि द एड्रेस ऑन द ई वे बिल was mentioned as registered office of the consignee at Jabalpur instead of Rewa, and thus the revenue authorities initiated proceeding under section 129 of CGST Act 2017। होता क्या है, जो ईवे बिल बनाया गया था उस ईवे बिल में जो कंपनी थी उसका रीवा का एड्रेस देना था, क्योंकि सप्लाई वहां जाना था। बट इसने क्या किया कि जो कंपनी का जबलपुर वाला जो एड्रेस था, जो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस था, वो एड्रेस ई वे बिल में डाल दिया गया। अब जब ई वे बिल में डाल दिया गया तो एज पर सेक्शन 129 टैक्स अथॉरिटी ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। देखिए टैक्स अथॉरिटी के भारत में, अपने भारत में क्या है, सर्कुलर्स आते हैं, उसे किसी को पढ़ने का टाइम नहीं, ऑफिसर्स के पास तो और टाइम नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जो जाता है वो तो जाता ही है, बाकी जो आज अभी की गवर्नमेंट जो प्रेजेंट में मोदी की सरकार है
मोदी सरकार में आप देख रहे हैं कि कितना भ्रष्टाचार को जहां तहां रेड किया जा रहा है, और उसमें सारे ईडी वाले निकाल निकाल के ला रहे हैं। कहीं पुलिस वाले के घर पे छापा पड़ रही है, तो कहीं इनकम टैक्स ऑफिसर, कहीं आईपीएस के घर पे, और बहुत सारे नोट्स आपको गुलाबी निकल निकल के आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है, सो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट चले जाइए, इन सब जगहों पे थोड़ी सी दिक्कतें हैं, जो कि सरकार को और समाज को अवेयर होना पड़ेगा। सेक्शन 129 जो होता है सीजीएसटी एक्ट 2017 में स्क्रीन पे ओपन कर रखा हूं। इसमें डिटेंशन सीजर के बारे में, गुड्स और गुड्स के साथ जो गाड़ी जा रही है, अगर इन ट्रांजिट कुछ गलत पाया जाता है तो उसको डिटेंशन वगैरह, सीजर वगैरह का प्रावधान है। इसमें यह कहता है कि अगर गाड़ी आपकी पकड़ी जाती है किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के कारण, तो ऑन पेमेंट ऑफ पेनाल्टी इक्वल टू 200% ऑफ द टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स। जो गुड्स है उस पे जो टैक्स पेबल है उसका 200% देना पड़ेगा। और एग्जेम्प्ट केस में, अगर गुड्स एग्जेम्प्ट है, तो वहां पर ऑन पेमेंट ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। एग्जेम्प्टेड गुड्स अगर है तो जो गुड्स का वैल्यू है उसका 2% आपको देना पड़ेगा, या 25,000 विच एवर इज लेस, जो कम होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि वेयर द ओनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड फॉर पेमेंट ऑफ सच पेनल्टी। उसमें यह, अगर वो पेनल्टी पेमेंट करने के लिए आगे नहीं बढ़ता है, नहीं आता है, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग रूल यहाँ पे कर दिया गया है। तो ये सारे जो सेक्शन 129 के तहत है, ये यहाँ पे लगा दिया गया। जब ये लगा दिया गया तो इसमें क्या हुआ, एडिशनल टैक्स के साथ साथ आपको पेनल्टी वगैरह सारे कुछ इम्पोज किया गया। अब ये जब इम्पोज किया गया तो सेक्शन 129 के लग जाने के बाद पेटिशनर ने अपील फाइल कर दिया अपीलेटेड अथॉरिटी के पास। वहां के जाने के बाद यहां पे एक चीज समझ के आइएगा कि क्लियरली क्या होता है। यहां पे कहता है कोर्ट कि भैया जब ईवे बिल का जनरेशन हो रहा था तो वहां पे वो ह्यूमन एरर था, यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं था। देयर वाज नो इंटेंशन टू एवेट द टैक्स लाइबिलिटी पार्टिकुलरली, कोई उद्देश्य नहीं था। एड्रेस दे दिया ना, देखिए बिल का डेट वही है, गाड़ी का नंबर वही है, एड्रेस थोड़ा सा चेंज हो गया। और रीवा और जबलपुर की इस केस में दूरी देखी जाएगी। क्या होता है कि ईवे बिल में अगर लॉन्ग डिस्टेंस की सप्लाई है तो उसमें थोड़ा सा जो पीरियड है ईवे बिल का एक्सपायर होने का वो ज्यादा मिलता है। तो ऐसा हो सकता है कि लोग कर सकते हैं, बट यहाँ पे वो चीज नहीं है। गाड़ी नंबर सेम है, इनवॉइस नंबर सेम है, कंपनी एक ही है, रजिस्टर्ड का दिया है तो कुछ दूरी की अंतर होगा रीवा और जबलपुर का। तो यहाँ पे इंटेंशन नहीं था, क्लरिकल मिस्टेक था। अब अगर क्लरिकल मिस्टेक था तो इस ऑर्डर को उन्होंने रद्द करने का डिमांड किया गया और इसको भैया रद्द किया जाए, जो कि ऑर्डर दिखाता है। इस सारे चीजों को देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि इट इज फर्दर डायरेक्टेड दैट द रेस्पोंडेंट्स विल बी at liberty to consider the case of the petitioner for imposition of a minor penalty, while treating the mistake in question to be a clerical mistake as per circular dated 14th September 2018 bearing number, ये सर्कुलर नंबर है, इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहता है इन सारी चीजों को देखने के बाद, अरे शिपिंग एड्रेस जो है उसका मैन्युफैक्चर जहां पे फैक्ट्री होगी रीवा में, वो एड्रेस ना डल के कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस डल गया। क्या दिक्कत हो गई? कॉमन एरर है यार, क्लेरिकल मिस्टेक है। इसके लिए इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को, टैक्स अथॉरिटी को जो है सो माइनर पेनल्टी का
प्रोविजन यूज करना चाहिए। अब माइनर जो पेनल्टी है ये क्या है भैया, क्यों माइनर पेनल्टी होगी, ये कहाँ लिखा हुआ है? क्योंकि कोर्ट कुछ भी अपने मुंह से नहीं कर सकता। जैसा कि हम लोग जब पकड़ते हैं, गाड़ी को पकड़ी जाती है, तो हम लोग क्या कहते हैं, या कोई मर्डर हो जाता है, हम लोग क्या कहते हैं, यार ये इतनी छोटी सी बात है, यहाँ पे तो कोर्ट को ऐसे करना चाहिए, पुलिस को ऐसे करना। लेकिन जस्टिस जो है वो इस तरह से हवा में तो बात नहीं करना है, उनके लिए प्रूफ चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं जो ये बात बोल रहा हूं कि आपको थोड़ा सा माइनर पेनल्टी करिए और थोड़ा सा लिबर्टी दिया जाए, ये कोर्ट नहीं कर रहा है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू जो सीबीसी का सर्कुलर पास किया गया है वो सर्कुलर कहता है। तो आइए एक बार देखते हैं कि सर्कुलर नंबर 64/38/2018 जीएसटी का क्या कहता है। ये सर्कुलर में आपको, जब आप इस सर्कुलर को पढ़ेंगे तो इस सर्कुलर का पैरा नंबर 5 पे चले जाइए। बाकी चीजें जो है, पैरा नंबर 5 में कहता है, फर्दर in case a consignment of goods is accompanied with a invoice or any other specified documents and also an e-way bill, proceeding under section 129 of the CGST Act may not be initiated in the following situations। कह रहा है कि सेक्शन 129 may not be initiated। मे वर्ड यूज हो जाने के बाद क्या होता है कि मे वर्ड को इसलिए यूज किया है कि जो ऑफिसर होगा, जो सीजर ऑफिसर होगा, वो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएगा कि क्या ये जानबूझ के तो नहीं कर रहा था। अगर जानबूझ कर नहीं था तो सेक्शन 129 को आप अप्लीकेबल नहीं भी कर सकते। इसमें ये बता रहे हैं क्या क्या ऐसा, स्पेलिंग मिस्टेक इन द नेम ऑफ द कंसाइनर और द कंसाइनी पर द जीएसटी नंबर जो है वो सही होना चाहिए। मान लीजिए कि एड्रेस गलत हो गया स्पेलिंग में, या कंसाइनर के नाम में या कंसाइनी के नाम में, लेकिन जीएसटी नंबर सही है। तो जीएसटी नंबर जब आप डालोगे पोर्टल पे तो ऑटोमेटिक उसका नाम निकल के आ जाएगा, जीएसटी नंबर सही है ना भाई। अगर नाम कंसाइनर और कंसाइनी का गलत भी हो गया तो उसको माफ कर दो, ये सर्कुलर नंबर 64 कह रहा है। दूसरा इन्होंने कहा, एरर इन द पिन कोड पर द एड्रेस ऑफ द कंसाइनर एंड कंसाइनी मेंशन इज करेक्ट। एड्रेस सही है, मान लो नोएडा का 201301 है और इसी नोएडा में 201306 भी है, ग्रेटर नोएडा। पिन कोड गलत हो गया और एड्रेस लेकिन सही है कि नोएडा का मान लो सेक्टर 18 में जाना है, और अगर 201306 पिन कोड हो गया तो वो चला गया ग्रेटर नोएडा। अब आपको माल लाना था ग्रेटर नोएडा में, आपने एड्रेस सही लिखा लेकिन पिन कोड दे दिया 201301, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनर में लाया जाएगा एरर में, क्योंकि ईवे बिल पे पिन नंबर से कोई इफेक्ट होने वाला उसके वैलिडिटी पे नहीं है। एरर इन द एड्रेस ऑफ द कंसाइनी टू द एक्सटेंट दैट द लोकेलिटी एंड अदर डिटेल्स ऑफ द कंसाइनी आर करेक्ट। एड्रेस गलत है लेकिन बाकी डिटेल सही हो। एरर इन 1 or 2 डिजिट्स ऑफ डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन इन द ईवे बिल। अब ईवे बिल में जो डॉक्यूमेंट नंबर, इनवॉइस नंबर वगैरह आप मेंशन करते हो, उसमें 1 या 2 डिजिट अगर कहीं गलत हो गया तो क्लेरिकल हो जाता है। कई बार हम देखिए, हम टाइप करना होता है 7, हम कर दिए 4 या 1 कर दिए टाइप, तो इस तरह की टाइप क्लेरिकल मिस्टेक है, काम का प्रेशर है, इनवॉइसिंग ज्यादा हो रही है, तो उस केस में अगर ऐसे ही घटना होती है तो उसको माइनर लेना चाहिए। Error in 4 or 6 digit level of HSN where the first digit of HSN are correct and the rate of the tax mentioned is correct। अब लोगों को होता है कि HSN कोड गलत हो गया तो सेक्शन 129 एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे कहता है HSN का अगर चौथा या छठा डिजिट जो है
गलत भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी पूरा एचएसएन करेक्ट होना चाहिए। साथ ही उस एचएसएन पे जो एक्चुअल सही एचएसएन है वही रेट ऑफ जीएसटी अगर आपको अप्लीकेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को एचएसएन से ज्यादा जरूरी है टैक्स। अगर 18% का आइटम है और आपने एचएसएन को 12% वाला डाल दिया, एक दो डिजिट आपने लगाया कि वो 12% का एचएसएन हो गया, तो उस केस में अगर आपने टैक्स रेट 18 लगाया है, गवर्नमेंट को आप जीएसटी 18% के हिसाब से पे कर रहे हैं, तो वो चल जाएगा, उसे दिक्कत नहीं करना है। एरर इन 1 और 2 डिजिट्स कैरेक्टर ऑफ द व्हीकल नंबर, अगर गाड़ी के नंबर में जो डिजिट या कैरेक्टर जैसे होता है हरियाणा में HR/WB26AS3235 इस तरह से, तो इन सारे केस में अगर आपको 1 या 2 डिजिट या कैरेक्टर की गलती होती है तो इसको माइनर में माना जाएगा। तो ये कहता है आपको सर्कुलर नंबर 64। तो इसके थ्रू ऑर्डर ये पास किया गया कि भैया यहाँ पे माइनर पेनल्टी लगाइए और आप इसको सही करिए। अब देखिए मुश्किल क्या है कि ऑर्डर पास हो गया, इस ऑर्डर को, इस जजमेंट को लेने में भी क्या बीतता होगा वो तो बताएंगे भैया पेटिशनर। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहाँ खत्म करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और इम्पोर्टेंट चीज कहूंगा इसमें कि अगर क्लियर नहीं हुआ है ना, तो मैं इसका जो जजमेंट है, इस जजमेंट को मैं आपको लिंक दे दूंगा, ये केस डिटेल था, मैं लिंक दे दूंगा, आप इस लिंक को जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ये जजमेंट है और इस जजमेंट का मैं लिंक और नोटिफिकेशन सर्कुलर नंबर 64 का लिंक, ये दोनों लिंक मैं दे दूंगा और आप लोग अपने पास सेव कर लीजिएगा, निकाल के रख लीजिएगा कि इन फ्यूचर अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए तो आप इस सेक्शंस, इस सर्कुलर्स एंड इस जजमेंट का यूज किसी भी स्टेट में कर सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी मान के ये चलिए कि अगर ये स्टेट लेवल का ऑर्डर है तो मेन रूप से स्टेट में ही एप्लीकेबल होता है। लेकिन आप अगर कन्विंस कर लेते हैं जस्टिस को दूसरे स्टेट के भी ऑर्डर से, तो शायद आपको फायदा हो सकता है। तो थैंक यू, बाय बाय।